आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और ये किस किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उस पर हम आज की बात अपनी करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म ठीक है ना। तो इस पर हम आज की हमारी जो बात है वो शुरू करेंगे। तो देखो, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं या बहुत ही कॉमन एक कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसके काफी सारे कंपाउंड्स हमारे पास में, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास में अवेलेबल है। दूसरी चीज कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी कॉमन है। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आराम से, या बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इजीली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बजाय अगर हम स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखें, वहां पर बहुत कम कंपाउंड्स हमें पता हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हों, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी अच्छी क्वांटिटी में शो करते हैं। ठीक है, तो हम काफी सारे यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स टाइप हैं उनको लेने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप है वो है Ma2B2C2 टाइप। ठीक है, सो ये जो Ma2B2C2 टाइप जो कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह से हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उस पर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें। तो यहाँ मैं कंपाउंड बनाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये शो होगा। तो ये Ma2B2 और C2, ये हमने एक कंपाउंड यहाँ पर लिखा Ma2B2C2 टाइप का। और अगर हम इसकी मिरर इमेज माने तो इसको मान लीजिए कि ये फॉर्म है डी फॉर्म, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। और अगर हम इसकी मिरर इमेजेस को निकालें तो इसकी मिरर इमेजेस को आप जब निकालते हो तो कुछ इस तरह की मिरर इमेज आती है। अगर मैं कोई लिगेंड गलत लगा दूं तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे गलत हो गया। तो इस तरह की मिरर इमेज आएगी। तो ऐसी मिरर इमेज वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो हम मानते हैं कि वो है एल फॉर्म। मतलब कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको वो लेवो रोटेटरी या दक्षिणावर्त या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे ये बना के दिखाया है। ये इस तरीके से भी बन सकता है, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक बताया है। ये इस तरीके से भी शो कर सकता है कि अभी तो मैंने जैसे यहाँ सब सीरीज में ले लिए ए, ये ऐसे भी हो सकता है बी और बी, ये सी और ये सी, इसको हम सिस फॉर्म माने तो ये वाली फॉर्म कैसी हो जाएगी, यहाँ पर बी और बी जो है वो अपोजिट है तो इसको हम मान लेते हैं ट्रांस। तो ये भी एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये सी सी और ए ए बी और बी। आपको लग रहा है इसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं, क्यों? क्योंकि तो यहां पर ये मान लो कि डी फॉर्म है और ये है एल फॉर्म। इसी तरह से दूसरे कॉम्बिनेशंस भी इसके बन सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ ए बी सी, फिर उसके बाद में ए बी सी। तो मैंने सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर को लेकर के उसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाने की कोशिश यहाँ पर की थी, लेकिन आप कई सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके बना सकते हो, कई सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर के। ठीक है, सो मैं आपको सिर्फ एक का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर शो करता हूँ कि कैसे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमने यहाँ पर ए और ए या बी और बी को बिल्कुल पास पास रखा हुआ है, ये डिफरेंट पोजीशंस पर भी हो सकते हैं।
उनका अगर आप मिरर इमेज देखोगे, अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और अगर वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? ठीक है। एक और यहां पर हम कॉम्प्लेक्स टाइप को स्टडी करते हैं, जो है MA2 B2 XY नेचर का। मतलब है ऐसा ही कि ये दो लिगेंड्स तो सेम है इसमें A2 B2, लेकिन XY है। तो यहाँ पर जो हमारा C2 था उसकी जगह हम XY रख देते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, ये मैं रेड से इसको XY बजाय में दूसरा बनाने के इसी को यहाँ पर कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया XY, दिस इज XY। तो ये हमारे पास में XY आ गया। तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड होगा तो उसका मिरर इमेज अगर आप लेते हो तो कैसा आएगा? तो आपने इसको देखो इसे XY कर दिया, ये X और ये Y। तो इस तरह से ये D फॉर्म हो जाएगा और ये L फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़े और आप लोगों को मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो कॉम्प्लेक्स टाइप हैं उनको बता सकूं। अगर कहीं पर कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप लोग जरूर पूछ लेना मुझसे। ठीक है बेटा? ओके, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अगले पे चलें। Yes, आया sir. ना? ओके, तो इस तरह से हम एक और नेक्स्ट 3 नंबर, अगर हम तीसरा एक और देखें तो वो होगा, मान लो कि MA2 BC D और E। यहाँ पर ये A जो है वो तो 2 रहेंगे, लेकिन बाकी के जो है वो सब अलग अलग है। अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो तो हम वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे शो करेंगे? देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन सबको मिटा करके फिर करता हूं ताकि इजी हो जाए और आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है? ओके, तो देखो ये जो A2 था, MA2, वो तो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि साहब ये AA यहीं पर लगा हुआ है, और बाकी का हम क्या बता देते हैं? हम बता देते हैं इसको B, ये C, ये D और ये E। अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे तो किस इस तरह से आएगा, C D E B और ये A और A। तो इस तरह का मिरर इमेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक फॉर्म आपकी D फॉर्म होगी और दूसरी फॉर्म जो होगी वो कैसी होगी? वो L फॉर्म। ठीक है? तो ये भी कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कुछ और कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसमें हमारा फोर्थ जो टाइप है वो है M, जिसमें सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी इसको देखा था और बताया था। ये मैंने यहाँ पर इसको ना चार्ज नहीं लगाया, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स टाइप लिखेंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद होगा और उस पर कोई भी चार्ज हो सकता है। तो वो आप, मैं यहाँ पर लगाना भूल गया था। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे के सारे अगर लिगेंड्स डिफरेंट हों तो एक ही कंपाउंड ऐसा है जो प्लैटिनम 4 जो है वो बनाता है, और वो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का होता है। उसमें जो लिगेंड्स काम आते हैं उसमें पेरिडीन काम आता है, उसमें एमीन काम आता है, उसमें NO2 काम आता है, Cl काम आता है, प्रीआर काम आता है और उसमें आयोडीन काम। तो ये एक हमारे पास में कंपाउंड है। ठीक है, सो यहाँ पर ABCD टाइप का, अब मैं यहाँ पर ABCD टाइप का देखूं कैसे करूं, तो उसको मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा करके इसको आपको बताता हूं कि कैसे ये होता है।
ये मिट गया और ये भी मिट गया। मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा ए और ये एफ। तो ए बी सी डी ई एफ ये आपके पास में हो गए। अब आपका जो इसका मिरर इमेज है वो कैसा दिखाई देगा? वो मिरर इमेज आपको दिखाई देने वाला है कुछ ऐसा। ऐसा तो ये मिरर इमेज हमने बिल्कुल सही बनाया। तो एक फॉर्म जो है उसकी डी फॉर्म होगी, दूसरी फॉर्म इसकी एल फॉर्म होगी। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताता है। 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और अगर 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताएगा तो इसके 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, अगर ये 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा तो इसकी मिरर इमेजेस अगर हम लेंगे तो वो डबल होकर के 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो करता है। इससे पहले वाले जितने भी मैंने ये कॉम्प्लेक्स टाइप आपको बताए हैं, ये भी कई सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, जो मैंने आपको बना करके बताया भी था एक दो को। ठीक है, तो वो आप वहां पर आपको इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किसी भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर को लेकर के और उसकी मिरर इमेज आप बना दोगे तो आप वहां पे इजीली समझा सकते हो कि वो क्या थे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? आगे चलें। तो देखो मैंने अब तक जो बात की आप लोगों से, वो बात की ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जो कॉम्प्लेक्सेस क्या थे, जो आपके सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड्स से बने हुए थे। आप यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप लिखा हुआ है जो मैंने, उन सब में आप देखोगे किसी में भी बाइडेंटेड लिगेंड नहीं लिखा। यहाँ पर जितने भी ये चारों हमने जो लिखे हैं इसमें सारे के सारे क्या हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जहां पे बाइडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं, जैसे कि MAA3 टाइप के कॉम्प्लेक्स। MAA3 टाइप के कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें सिमेट्रिकल, अब AA टाइप क्या है? AA है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब ये जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है इसको हम यहाँ पर रख करके और बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से शो होता है। ठीक है, तो एक बार मैं इन सारे लिगेंड्स को यहां से हटा देता हूं और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, सो अब मैं यहां पर बताता हूं। अब ये देखो सारे के सारे ए डोनर एटम्स ही हैं जो ये बाइडेंटेड लिगेंड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर सबको ए ए लिख दिया। अब सबको हमने ए ए लिख दिया। अब आप यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड हो गया और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड। तो इस तरह से ये बाइडेंटेड लिगेंड आपने यहाँ पे बना दिया। अब इसकी मिरर इमेज अगर आप देखोगे तो कैसे देखोगे? पहले मैं यहाँ पर सब जगह डोनर एटम के साथ जो इसका ए डोनर एटम है वो लिख देता हूँ, और इसकी मिरर इमेज जब बनाओगे तो ये इधर, इधर देखेंगे तो ये इस तरफ, और यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक तो आपका डी फॉर्म होगी और एक आपका एल फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर? सो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि MAA3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे MAA2। अभी हमने तीनों लिगेंड्स AA ले लिए थे, अब यहाँ पर हम वो ना लेकर के एक दूसरे टाइप का लिगेंड भी ले लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन दो टाइप के हैं। एक टाइप AA है और एक टाइप BB है। तो इसको अब मान लो कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से होगा। एक मान लीजिए कि ये एथिलीन डायमीन है और जो दो हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास मान लीजिए कि ऑक्सलेट है। ठीक है, सो इस तरीके से ये यहाँ पर शो हो रहा है, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो ये कंपाउंड,
तो इस कंपाउंड को जो हमने ये कॉम्प्लेक्स टाइप लिखा है उसी का ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। अब इसको हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। तो देखो यहाँ पर दो AA टाइप के हैं, तो हम यहाँ पर दो AA को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ जो दो A हैं उनको हम यहाँ पर डिस्टर्ब करके देखते हैं और बताते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। तो उसको मैं रेड से ले लेता हूं। मान लो कि ये है आपका B और ये भी है आपका B, ठीक है, और ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए, ठीक है। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मिरर इमेज आपकी कैसे बनेगी? ये आपका हो जाएगा B और ये भी है आपका B और ये बाइडेंटेड लिगेंड। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर हैं, जो D फॉर्म और L फॉर्म है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इस MAA2 का होल ट्वाइस और BB कॉम्प्लेक्स के। और अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हम यहाँ 7 नंबर का एक कॉम्प्लेक्स और लेते हैं, जो कौन सा होगा? वो होगा जहां पर हम जो MAA तो लेंगे ही, और यहाँ पे जो हमने बाइडेंटेड ले लिया था ये BB करके, ये इसकी जगह हम यहाँ B2 कर देते हैं। ये मोनोडेंटेड लिगेंड 2 ले लिया इस तरह। अब मोनोडेंटेड लिगेंड अगर हमने ले लिया तो सिंपल एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है कि इसके बीच का ये जो, इसको हमने मोनोडेंटेड बना दी। अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर आप बना देते हो तो वो मोनोडेंटेड हो जाती है। ये तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कौन सा? MAA2 का और B2 टाइप का, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रही है? आ रहा है बेटा? बेटा हाँ ना कर दो ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेके चलूं। यस सर। ओके, यहाँ पर एक चीज और है कि ये 3 फॉर्म्स में रहता है बेसिकली। ये तीसरी फॉर्म इसकी कैसी है वो मैं यहाँ पर और ड्रॉ करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये थर्ड फॉर्म जो है वो कैसी है और क्या होती है। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास में क्या थे? AA, ये भी AA2 टाइप के, और जो B और B हमारे एडजेसेंट पोजीशन पे थे मतलब कि ये सिस था, हम इसको एक ट्रांसफॉर्म देते हैं, ये B और ये भी B। ये मैंने एक कंपाउंड आपका बनाया। ये अब ये जो कंपाउंड है ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड। अगर इस कंपाउंड को अगर आप शीशे में देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, सेम। हाँ या ना? अगर इस कंपाउंड को आप मिरर में देखोगे तो सेम ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इस तरफ वाली जो चीज है और जो लेफ्ट साइड वाली जो चीज है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका मिल ही रहा है, बी और बी। तो इसको अगर आप मिरर में देखते हो तो ये इसी तरीके से शो होगा। ये ए ऐसा ही दिखाई देगा इधर वाला, और जो ये वाला है वो आपको यहाँ ऐसा दिखाई देगा, और जो बी है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो अगर आपने बीच में मिरर लगाया हुआ भी है तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है, ये जो 2 कंपाउंड हमने यहाँ ऊपर जो देखे हैं ये थे हैं ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये जो कंपाउंड आपका यहाँ जो मैंने ये जो बनाया है ये क्या है? ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? बिकॉज इट हैज व्हाट? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसलिए ये अनसिमेट्रिकल होने की वजह से, अनसिमेट्रिकल ना होकर के सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट नहीं करते क्योंकि वो इनएक्टिव हैं। यहाँ पर इनकी मिरर इमेजेस दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होती हैं। तो इस कंपाउंड को अगर आप यहाँ पर नाम दो या लिखो कि ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं, पहला तो है ये ट्रांस, दूसरा है ये मीजो,
मीजो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है मीजो और रैसिमिक मिक्सचर हमने पढ़ा हुआ है, इंटरनल कंपनसेशन इसमें आ रही है, तो इसको हम ट्रांस मीजो फॉर्म बोलते हैं, ट्रांस मीजो फॉर्म। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव जो ट्रांस मीजो फॉर्म है, ये इसका थर्ड फॉर्म है। तो ये तीन फॉर्म्स में मिलता है, दो फॉर्म्स तो होती है ऑप्टिकली एक्टिव जो हमने यहाँ पर ऊपर देखी, और एक फॉर्म होती है इसकी ये वाली जो होती है कैसी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अगर मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पर एक और अगला जो कॉम्प्लेक्स टाइप है वो यहाँ पर लिख देता हूं, और वो है आपका MAA2 BC। अब तक हमने यहाँ तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स देखे। आपने इस कॉम्प्लेक्स को देखा MAA2 BB, आपने देखा MAA2 B2 जहां पर ये जो AA2 है वो सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने बाइडेंटेड लिगेंड लिया है, यहाँ पर हमने दो मोनोडेंटेड लिगेंड लिए हैं लेकिन सेम, लेकिन यहाँ हमने लिया है BC, और BC लेने की वजह से आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड्स तो दो हैं ही, साथ में दो कैसे हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड भी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, बी और सी। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो एक बी है उसको आप हटा दो इस तरह से, ठीक है ना, और उसको आप क्या जोड़ दोगे, उसकी जगह आप यहाँ पर सी बता दो, साहब ये सी है, ये आपने बता दिया सी, ठीक है ना। तो एक तो है आपका बी, सॉरी ये तो आपका सी है और ये आपका बी। तो ये दो ऑप्टिकल आइसोमर आपके बन गए यहाँ पे, ये आप देख रहे हो कि ये बी तो वो इधर दिखाई देगा और जो सी वो यहाँ दिखाई देगा नीचे। तो ये आपके पास में ऑप्टिकल आइसोमर, और इसका जो ट्रांसमीजो फॉर्म है उसको अगर आप बनाओगे तो देखो यहाँ बी तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसको आपको यहाँ पर बी की जगह इसको सी कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है, मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर लेकर के चलता हूं आपको, और कुछ और कॉम्प्लेक्स टाइप हैं उन पर यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो एक और कॉम्प्लेक्स टाइप जो नाइन्थ कॉम्प्लेक्स टाइप है वो हम यहाँ पर लिखेंगे MAA, और इन सबको आप, अब तक हमने दो AA टाइप के लिए थे, अब हम सिर्फ एक ही AA टाइप के लेंगे और उसे हम ले लेंगे B2 और C2, और यहाँ पर हम N प्लस माइनस। तो इस तरह का भी एक कंपाउंड बनता है, और यहाँ इसको अगर आप मिरर इमेजेस इसकी बनाओ तो कुछ इस तरह की मिरर इमेजेस बनेंगी। तो मैं यहाँ आपको बना करके दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है AA, तो आप AA ले लो, आप कहीं पर भी AA ले लो, मान लो कि आपने यहाँ पर ले लिया A और यहाँ पर ले लिया A। अब B2 है, दो B हैं और दो C हैं, तो दो B मान लीजिए कि यहाँ ले लिया आपने दो B, ये दो B हो गए, और दो C आपने यहाँ ले ली, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। यहाँ पर N प्लस माइनस आपने रख दिया, और यहाँ पर आपने रख दिया क्या, एक मिरर, और अब इसको मिरर के अंदर आपने देखा कि ये कैसा दिखाई देता है। तो आप जैसा दिखाई देता है उसको आप यहाँ पर लिखने की कोशिश करोगे कि कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, तो देखो यहाँ जब हम इस A को देख रहे हैं तो ये यहाँ दिखाई देगा A, ये यहाँ दिखाई देगा, ये B जो है वो यहाँ शो होगा, ये B यहाँ शो होगा, C यहाँ शो होगा, और ये C यहाँ शो। अच्छा, मैंने यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड था AA, इसको जोड़ा नहीं, आपने भी बताया नहीं, है ना, तो ये मैंने कर दिया, और इसको कर दिया हमने यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, और ये लगा दिया चार्ज, है ना, और ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड। तो इस तरह का ये जो कंपाउंड है जो MAA B2C2 टाइप का होगा। अब ये तो इसका क्या हुआ, ये तो इसके ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है वो हो गए। अब एक इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी बनेगा। अब मैं इस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को यहाँ पे बनाता हूं कि वो कैसा होगा। वो ऐसा होगा, ये आप शो करोगे ऐसा,
ये, और इस ए को आप कहीं पर भी ले लो, चाहे आप लेफ्ट साइड ले लो या दूसरी तरफ ले लो, और ये जो बी है, सी, इसको हमने यहाँ ले लिया। अब इसको तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस ऊपर वाले कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ देखो कि बी और बी या सी और सी जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे बी और बी जो है वो क्या है, ट्रांस पोजीशन पर है। तो अगर एक जो आपका लिगेंड, जो सेम लिगेंड्स है वो भी अगर ट्रांस पोजीशन पर हो जाते हैं तो वो आपकी कैसी सिचुएशन हो जाती है, ट्रांस। तो पहले तो ये हो गया ट्रांस। दूसरा ये है कि अगर आप इसको मिरर इमेजेस देखोगे तो सेम मिरर इमेज दिखाई देगी, और मिरर इमेज सेम दिखाई देगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, मीजो इनएक्टिव। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति किसी टाइप का कोई बिहेव नहीं करेगा। तो ये भी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स टाइप थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सी ज्योमेट्रिकल, जो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, और ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से किन किन लिगेंड्स के साथ में अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो किस तरह की डी फॉर्म और एल फॉर्म बनाएंगे, या फिर वो ट्रांस मीजो इनएक्टिव फॉर्म बनाएंगे, उन सब चीजों को हमने यहाँ पर अलग अलग स्टडी किया। तो आई थिंक आप सभी लोगों को जितनी भी आइसोमेरिज्म अब तक हमने पढ़ी है, जिसमें हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, जिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने 2 टाइप्स में पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इन ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इनके कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, और दूसरी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सभी को इस आइसोमेरिज्म को लेकर के अब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो हमारे वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहां से आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले उस पर जरा नजर डालते हैं। तो हमने देखो सबसे पहले जो बात की वो किस पर बात की कि इनकी जो थ्योरीज दी गई अलग अलग, पहले तो इनके कि ये जो कंपाउंड हैं ये एक्चुअली है किस तरह के कंपाउंड, ठीक है ना, कि किस टाइप के बॉन्ड्स बना रहे हैं, किस टाइप से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे वर्नर ने अपनी एक थ्योरी दी कि ये जो भी लिगेंड्स इसमें जुड़े होते हैं वो किस तरीके से जुड़े होते हैं, क्या इनकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हो सकती है। उनके बारे में कुछ थ्योरीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी, जिसमें हमने वार्नर थ्योरी पढ़ी, हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा, ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हम इनको नाम दे सकते हैं। तो अलग अलग तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको नाम देने के लिए हमने कुछ जो आयुपैक रूल्स हैं उन पर बात की। हमने इसकी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स पर बात की कि जो भी कंपाउंड से बनते हैं वो कितने स्टेबल होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स और स्टेबिलिटी जो है उस पर हमने बहुत सारी बात की। एक हमने जो बात की वो इसकी आइसोमेरिज्म पर बात की कि जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी अब तक हमने पढ़ी। अब हम हमारी जो पहली वाली बात थी थ्योरीज, जिन थ्योरीज को हमने इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के दिया था उसी पर आगे बढ़ते हैं, और वर्नर थ्योरी के बाद में एक दूसरी थ्योरी दी गई। वो थ्योरी क्यों दी गई, किस लिए दी गई, उस पर अगर हम देखें तो देखो कोई भी कंपाउंड किस तरह की नेचर ऑफ बॉन्डिंग बना रहा है, उसकी जो बॉन्डिंग है उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका नेचर आपको पता ही है, हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, प्योरली आयनिक। लेकिन वर्नर थ्योरी हमें ये बता रही है कि प्योरली आयनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि यहाँ पे कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी उन, तो वो भी हमारी नेचर ऑफ बॉन्डिंग में ही आएगा कि किस तरह की नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। तो इस नेचर ऑफ बॉन्डिंग को समझने के लिए अगर आपको ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग समझ में आती है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर
बॉन्डिंग नेचर को समझने के लिए हमारे पास में 3 थियरीज अवेलेबल है, और इन तीन थियरीज में से एक थियरी है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको आप किस नाम से जानते हो? वीबीटी के नाम से भी जानते हो। जो दूसरी थियरी दी गई वो दी गई क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिसको आप CFT के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी थियरी दी गई उसको हम बोलते हैं लिगेंड फील्ड थियरी, जिसको आप LFT के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों थियरीज को, नेचर ऑफ बॉन्डिंग को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी प्रेजेंट क्लास है, प्रेजेंट क्लास मतलब BSc फर्स्ट ईयर, सॉरी सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ओके। सो BSc सेकंड ईयर में हम इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। CFT को हम BSc थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, और वहां पर देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, क्या चीजें ये समझाती है, क्या चीजें ये नहीं समझाती। और ये जो LFT है इसको हम MSc में पढ़ें, ठीक है। सो आप लोग इन दो थ्योरीज पर जो हमारे पास में प्रेजेंट हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस पर आप लोग कंसंट्रेट करोगे और देखोगे कि किस तरह की नेचर ऑफ बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। इस पर हम बात नहीं करेंगे जो हमारी लिगेंड फील्ड थ्योरी, इस पर बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो थ्योरी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है लिगेंड फील्ड थ्योरी, कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब हम बनाते हैं तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेटल को कंसंट्रेट करते हैं। जो भी बातें करेंगे मेटल के ऑर्बिटल्स, मेटल का सब कुछ जो भी है वो मेटल मेटल मेटल, लेकिन ऐसा नहीं है। लिगेंड्स जो होते हैं उनके ऑर्बिटल्स पर भी ये बहुत सारे जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो नेचर है बॉन्डिंग की, वो डिपेंड करती है, और यही थ्योरी लेकर के आती है कि इसमें कुछ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जबकि ये दोनों थ्योरीज आपको जो बताएंगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये इसके आयनिक नेचर को ही बताएंगी या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो हम पहली थ्योरी के बारे में बात करेंगे इस क्लास में, मतलब इस BSc सेकेंड ईयर की आपकी क्लास, ठीक है। सो हमारी थ्योरी फर्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों को पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए काम में ली हुई है या पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? किसी ने नहीं पढ़ी? अरे हो या चले गए सब? देखना पड़ेगा। अच्छा, हो तो सही लेकिन बोल नहीं रहे हो क्यों? काजल, शिवानी, अलीना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानते हो? यस सर। क्या बेसिस है, क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपने पढ़ी है, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो थ्योरी जो बेस्ड है, एक्चुअली पॉलिंग के द्वारा दी गई थ्योरी है, 1931 में दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई कंपाउंड बनता है, तो आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड कब बनेगा, जब दो एटम्स पास पास आकर के क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे,
अगर इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो कंपाउंड बन नहीं सकता। अब ये जो बॉन्ड बनेगा, इसके लिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, तो उस थ्योरी के अंदर सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज किया गया वो किसके लिए किया गया? ओवरलैपिंग। याद आ गया? नहीं आया याद? ओवरलैपिंग। आगे बताइए। दूसरी चीज, एक और चीज पर ये बेस्ड है, हाइब्रिडाइजेशन। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन दो चीजों को लेकर के और नेचर ऑफ बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश करती है। तो जैसे इसने वहां पे, जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया है, यहां पर भी हम इन्हीं दो थ्योरी, इन दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर के जो हमारी बॉन्डिंग नेचर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थ्योरी चार बातें बेसिकली बताती है, या चार बातें के साथ में डील करती है। पहली चीज जो डील करेगी वो डील करेगी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, वो भी किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो भी वहां प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखते हो तो कैसे लिखते हो? आप लिखते हो जैसे मान लो कि, फटाफट से मैंने आपको यहाँ पर अगर ये एक कंपाउंड लिख करके बताया जिस पर मान लो कि 3- चार्ज है, तो इस कंपाउंड में ये जो Fe है ये सेंट्रल मेटल एटम, तो ये सेंट्रल मेटल एटम इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को पर डील करेगी। दूसरी चीज, किस तरह की बॉन्डिंग यहां बनेगी, तो काइंड ऑफ बॉन्डिंग। तीसरी चीज, जब बॉन्डिंग बन जाएगी तो उसका शेप क्या होगा या ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री। और अगर वहां पे ज्योमेट्री भी है, बॉन्डिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी है, तो जो फोर्थ जो चीज है उसको जो हम डिस्कस करते हैं वो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि वो जो सब्सटेंस है वो किस तरह का है मैग्नेटिकली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस, कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या फेरीमैग्नेटिक है या एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम तब बता सकते हैं। तो इन चारों को लेकर के इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए। पाउलिंग ने 1931 में पाउलिंग्स ने कुछ अजम्पशंस दिए अपनी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो देखो, अब अजम्पशंस तो हम देख नहीं सकते क्योंकि टाइम जो है वो 4:49 हो रहा है, बट फिर भी जहां तक भी हो पाएगा वहां तक हम देखते हैं। और अगर आप लोग चाहो तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक दूसरी वो भी ऑर्गेनाइज वो कर सकते हैं, मतलब इसको कंटिन्यू रखने के लिए दोबारा से एक क्लास अरेंज कर सकते हैं। अभी बताओ करनी है या नहीं करनी? लो। चलो, सो सम ऑफ अजम्पशंस। पहली चीज कि जो भी सेंट्रल मेटल या एटम होगा वो बॉन्डिंग करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। अब वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स किसी के भी हो सकते हैं, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जिसको आप वैकेंट ऑर्बिटल्स बोलते हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स किसके? सेंट्रल मेटल आयन या एटम। इसके s ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है, वो p ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है, d को भी यूज कर सकता है और f को भी यूज कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनको वो यूज कर सकता है, बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, दे शुड बी एम्प्टी। कैसे होने चाहिए? खाली कक्षक होने चाहिए।
उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो आपको पता है कि जो लोन पेयर है किसी भी लिगेंड के पास, मान लीजिए कि ये NH3 है, इसका ये जो लोन पेयर है ये किसके पास जाएगा? किसी ऐसे कक्षक के पास या किसी ऐसे ऑर्बिटल के पास जाएगा जो खाली होगा। लेकिन अगर यहाँ पहले से ही कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं वो हम कैसे यहाँ पर अकोमोडेट करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो नहीं सकते। तो दैट इज वाई जो भी ऑर्बिटल हम यहाँ पर काम में लेंगे वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेकेंट, खाली वो होना चाहिए। अब मान लो कि आपको खाली ऑर्बिटल भी मिल गए, SPDF में से कुछ खाली ऑर्बिटल मिल गए। अब ये खाली ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करेंगे। ये जो SPDF जो आपके पास में है ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे और सेम एनर्जी के एक डेफिनेट ज्योमेट्री के उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम में लिए थे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 4 ऑर्बिटल काम में आए, SPDF कोई से भी हो सकते हैं उसके, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमने काम में लिया sp3, तो देखो 4 ऑर्बिटल हो गए, एक s का हो गया और 3 p के हो गए, और तीनों के तीनों चारों के चारों ऑर्बिटल्स कैसे हैं? खाली। तो इनकी जो एनर्जी होगी sp3 ऑर्बिटल्स में वो क्या होगी? सभी चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपको पता है, वो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल नेचर की होती है। तो दूसरा एजम्पशन ये हो गया कि जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगे और सेम एनर्जी के और डेफिनेट ज्योमेट्री के ऑर्बिटल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है जब एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिल गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब जो लिगेंड्स हैं उनका रोल प्ले होता है। अब वो रोल कैसे प्ले होगा कि लिगेंड्स जो होंगे उसमें कम से कम एक पाई ऑर्बिटल होना चाहिए जिस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। कोई भी ऐसे लिगेंड्स जिसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए वो एज अ लिगेंड काम करेगा, ठीक है। तो थर्ड अजम्पशन जो था वो था लिगेंड्स को लेकर के कि लिगेंड्स जो हैं उनके पास में वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वो डोनेट क्या करेगा? अगर ये लोन पेयर जो हमने यहाँ पर अमोनिया में शो किया है, अगर ये नहीं होगा तो वो इस खाली ऑर्बिटल को फिल कैसे करेगा? और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे ओवरलैपिंग के टाइम पर तो बॉन्ड बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर लिगेंड के साथ में एक कंडीशन ये हमारे पास में और होती है। अब ये बॉन्ड बनाएगा कैसे? तो देखो जो भी हमारे पास में मेटल है, ये मान लीजिए कि हमारे पास में एक मेटल है, ये हमारे पास में एक लिगेंड है जिसके पास में एक लोन पेयर है। हमने यहाँ पर पता है कि यहाँ पे हमें पता है कि इसके मतलब SPDF में से कोई से भी खाली ऑर्बिटल्स जो हैं उन्होंने हाइब्रिडाइज करके और एक कोई ना कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। अब उन खाली ऑर्बिटल्स में ये लिगेंड्स पास आते हैं, ये इसके पास आएगा और उन खाली ऑर्बिटल्स में अपने जो लोन पेयर हैं वो प्रोवाइड करेगा। ये जो लोन पेयर हमारा है वो प्रोवाइड करेगा। अगर उसके पास में खाली ऑर्बिटल्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, जितने भी हों उतने ही लिगेंड्स हमें यहाँ पर काम में लेने पड़ेंगे। और लिगेंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए जब आप मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग करोगे तो लिगेंड से मेटल की तरफ एक एरो से शो करोगे, क्योंकि लिगेंड जो है वो डोनर की तरह बिहेव करेगा, डोनर, और जो मेटल है वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव करे, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड्स हैं, कौन? मेटल्स, और जो लिगेंड्स हैं वो डोनर्स हैं या बेसेस, ठीक है। और जब ये पास आकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करेगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड।
और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। और जो यहाँ पर लिगेंड ने अपने लोन पेयर प्रोवाइड किए हैं, ये जो लोन पेयर है, ये जो लिगेंड ने प्रोवाइड किए हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जो उपसह संयोजक बंध हैं वो बनाएंगे। अब जितने भी लिगेंड्स काम आए, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लिगेंड्स लिख दिए हैं, तो 2 से लेकर के 6 तक हो सकते हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 2 लिगेंड्स अगर होते हैं तो आप लोगों को पता है वो ज्योमेट्री जो है वो होती है लीनियर। अगर 3 लिगेंड्स होंगे तो वो ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, ट्रायंगुलर। अगर वो 4 लिगेंड्स हुए तो 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, वो एक हो सकती है स्क्वायर प्लेनर और एक हो सकती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और अगर 5 लिगेंड्स अगर वहां पर हैं तो वो पेंटागन बना सकती है, पेंटागनल स्ट्रक्चर बना सकता है। या फिर 6 लिगेंड्स अगर होंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करेगा। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें बताई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो एक बात थी कि हाँ उसके पास में खाली ऑर्बिटल्स थे sp-df में से, और उसने उनमें से कुछ खाली ऑर्बिटल्स को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। अगर s ऑर्बिटल काम आ रहे हैं या p ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन d ऑर्बिटल्स अगर काम आते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि d ऑर्बिटल कभी कभी जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल वाले काम आ सकते हैं, मतलब कि nd। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो आउटर मोस्ट शेल है उससे एक शेल पहले वाला जो d ऑर्बिटल है वो भी काम आ सकता है। अब वो हम एग्जाम्पल के रूप में जब देखेंगे तब बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर वो आउटर मोस्ट शेल वाला d ऑर्बिटल काम आता है तो उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। आउटर इसलिए बोला क्योंकि वो बाहर का ऑर्बिटल उसमें काम आया है, और n-1 d ऑर्बिटल काम आएगा तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। वो इनर इसलिए बोला क्योंकि हमने जो d ऑर्बिटल काम में लिया है वो आउटर मोस्ट से एक पहले वाले शेल का काम में लिया है, ठीक है। इनर सो इसका अगर आप एग्जाम्पल भी देखो तो आप देखो देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि D2sp3 और एक होता है sp3d2। अब ये दोनों के दोनों बनाते तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही हैं, दोनों बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये जो कंपाउंड है जिसमें अंदर वाला D काम आया है इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जहां पे ये D बाहर वाला काम आया है sp3d2, ये हो जाएगा आपका